एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 18.7 वेरिएशन स्टार्ट करेंगे आज हम मेरा बच्चा। ये हमारी बेसिकली लास्ट एक्सरसाइज भी है इस चैप्टर की और वेरिएशन का 10th क्लास मैथमेटिक्स, जो न्यू मैथमेटिक्स आपकी बुक आई है। बहुत मज़े की एक्सरसाइज है। इससे पहले मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि 18.2 और 18.5 में बेसिकली हमने क्या सीखा। हमने अपने रिलेशंस को, दो रिलेशन या दो से ज़्यादा जो भी रिलेशंस थे उनको हमने जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाया। इक्वेशंस बनाने के बाद फिर हमने उसमें के की वैल्यूज़ को पुट करना सीखा। के की वैल्यू पुट करके हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाना सीखा और देन जो कंडीशन हमारे पास दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सीखा। तो आप एक दफ़ा उन एक्सरसाइज को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर एक बार आपको वो एक्सरसाइजेज आ गई तो इंशाल्लाह इसका रिलेशन उससे ही है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है द करंट इन अ वायर, एक वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करंट को आप पहले एक चीज़ यहाँ याद रखें, करंट को आप हमेशा आई से जो है वो रिप्रेजेंट करते हो और इसका सिंबल आई होता है और इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर होता है। क्या होता है? एम्पेयर, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पहले वो आगे बता रहा है जो करंट है इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वी से करते हैं इसको डिनोट, और इसका जो यूनिट होता है मेरा बच्चा पोटेंशियल इसका होता है वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी आ रही थी, आई थिंक रेजिस्टेंस आ रही थी यहाँ, दिस वन इस पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शन आर। ये जो आर दिया गया है ना, ये आपके पास रेजिस्टेंस है और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है बस। फिर अभी आगे बढ़ते हैं और आपको पहले डेटा बनाना बताते हैं। अब वो कह रहा है जो करंट है वायर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस वी के। सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है? अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस दी गई हैं। आगे कह रहा है वही करंट जो आई है, करंट है वायर के अंदर, वो इन्वर्सली है रेजिस्टेंस के आर के। इतनी सी चीज़ दी गई है और मुझे समझ नहीं आया कि एक्सरसाइज इन्होंने क्यों बनाई है। सेम एज इट इज़ वही वाली चीज़ें घुमा फिर रखे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया कर यूनिट वगैरह ऊपर नहीं दिया हुआ ताकि बच्चे, हो सकता है डेटा बनाने में मुश्किल हो रही हो। बस आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को समझना है। करंट का क्या है, प्रेशर का क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है और उनके सिंबल्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। अब हमारे पास ये 2 कंडीशंस थी। अब अगर मैं इन दोनों को एक कर दूँ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर बच्चे, तो ये ऐसे हो सकता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन वी ओवर आर। वी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, आर रेजिस्टेंस है। एक ही चीज़ है ना, अगर वी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 कंडीशन थी, इस कंडीशन को हमने इक्वेशन बनाना है। जब भी आप किसी भी कंडीशन को इक्वेशन बनाते हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है? कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आपके पास ये जो साइन है ना, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है? हमें यहाँ लगाना है इज इक्वल्स टू के, ये कांस्टेंट वेरिएशन वी ओवर आर। ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और आगे मैंने कह दिया के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाली कहानी सब में करनी है जो हम 18.2 और 18.5 करते हुए आए हैं। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने उन एक्सरसाइज को देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को एक्सरसाइज कैसे समझ में आई। किन ट्रिक से मैंने आप लोगों को समझाई, आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। आगे आ जाए। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी उसके बाद आपने सबसे पहले कंडीशंस बनाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर आपने उसमें उसको ऐड एक बना लिया, ऐड कर लिया आपस में। फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। आपने क्या किया? आपने जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था उसको हटा के कांस्टेंट वेरिएशन लगा दिया, ठीक है जी। कांस्टेंट आप वेरिएशन लगा दिया, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होता है? हमें के की वैल्यू निकालनी होती है। ना लिखोगे नाउ पुट आई, आपके पास कितना दिया गया है? 6 एम्पेयर। आई इज इक्वल्स टू 6 एम्पेयर। यूनिट ज़रूर लगाया करें, एम्पेयर, 6 एम्पेयर्स। आगे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स। आगे और क्या बात कर रहा है? आगे कह रहा है रेजिस्टेंस इज़ 5 ओम। अच्छा, मैंने इसको जब सॉल्व किया ना, मैंने 50 रख के कर दिया था पहले कि मैंने कहा पहले कर देख लूँ कोई मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन में, तो मैंने 50 रख दिया था। फिर मुझे याद आया ये तो ओम है, तो मैं जो है भूल गई थी जहाँ से थोड़ा सा ना, मतलब खाली मुझे मालूम है रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम होता है, लेकिन वो एक्चुअली इस तरह ओ लगा हुआ था ना, मैंने 50 में कैलकुलेशन की, आंसर मैच नहीं कर रहा था। फिर मैंने दोबारा एक दफ़ा देखा तो मुझे याद आया ये तो 5 है और ये तो ओम है, ठीक है जी।
तो 5 ओम हो गया। तो आप लोग भी ध्यान से कीजिएगा 5 और ये OMH अलग करके लिख दूँ, ये ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। यहाँ तक आ गया। इसको हमने करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1 ताकि हम यहाँ से के की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। जब हम इसको इक्वेशन बिकम्स, यहाँ आई है आपके पास 6 एम्पेयर इज़ इक्वल्स टू के अपनी जगह पर रहेगा, वोल्ट आपके पास 220 है और जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। ठीक है जी, कटिंग हो रही हो तो काट दो, नो इशू। देखो 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ो और 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ा, 20 आया और ये फिर 20 हो गया। तो 5 का टेबल अगेन 4 टाइम पढ़ा तो क्या आया, 20 आ गया। अब के की वैल्यू तो हमारे पास जो है 44 है, तो हमने इसको करना है डिवाइड यहाँ पर ऐसे। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये मज़ीद भी कैंसिल हो सकता है। देखो अगर मैं के अपनी जगह पर रखूँ ऐसे करके और इसको सेट कर लूँ तो ये मल्टीप्लाई में था, ये आ जाए 44। अब आप कहेंगे मिस ये आप 6 इधर क्यों लेकर आई हैं? मैं 6 इधर नहीं लेकर आई, 6 अपनी जगह पर ही था। वैसे ही समझा देती हूँ, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखो ऐसे, ठीक है जी, ये 44 है ऐसे। अब मैं कटिंग करती हूँ यहाँ से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब 3 के टेबल में 22 तो नहीं कटता ना, तो हमारे पास 3/22 आ जाएगा इज इक्वल्स टू के। अब हमेशा जो है मैथ्स कहता है कि इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो के इज इक्वल्स टू 3/22। हमें इसको इस तरह लिखना चाहिए, इसीलिए मैंने इनकी वैल्यूज़ को इस तरफ कर दिया था। समझ में आया अभी आप लोगों को? तो के की वैल्यू आपके पास आई है 3/2, तो हमें इस तरह नहीं लिखना, हमें इस तरह लिखना है के इज इक्वल्स टू 3/22। अब ये जो के की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये वाली इक्वेशन आपके पास है। चलें यहाँ आ जाते हैं। अब हमारे पास के की वैल्यू है आई इज़ इक्वल्स टू, के की वैल्यू है 3/22, 3/22 और हमारे पास वी वोल्ट है और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। इतना करना होता है बस। के की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख कर निकालनी है, वैल्यूज़ दी गई हैं। अब ये आपके पास आ गया जी। अब इस कंडीशन में नीचे देखेंगे, आगे कहता है फाइंड व्हेन वोल्ट, अगर वोल्ट 180 हो, वोल्ट कह दिया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास 180 हो और रेजिस्टेंस 8 ओम हो, तो आपने क्या करना है, फाइंड करंट फाइंड करना है आपने इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई, बिल्कुल फाइंड करेंगे 3/22। वोल्ट आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास 180 है और रेजिस्टेंस आपके पास 8 है। इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर जो वोल्ट दिया गया है, देखें क्वेश्चन में जो कि दिया गया है हमारे पास 180 वोल्ट। तो हम कहेंगे नाउ वोल्ट, नाउ पुट V इज़ इक्वल्स टू 180 पोटेंशियल डिफरेंस 180 वोल्ट एंड R इज़ ओम, कितना दिया गया है हूँ आपके पास 8 ओम्स। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर देंगे। आई अपनी जगह पे रहा, 3/22 अपनी जगह पे रहा, वोल्ट दिया था 180, रेजिस्टेंस दी थी आपके पास, देखो मैंने यहाँ 80 लिख दिया ना, ये 8 है। ठीक है ना, और हम मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आता है 540, 22 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 176 आता है। आप कर देख सकते हो, देखो 8 2 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16 और 1 हो गया 17। ठीक है जी, 176 आ रहा है। ठीक है, अब आप कटिंग कर लीजिए 2 से। 2 का टेबल 8 टाइम पड़ा 16 आया, 2 का टेबल 8 टाइम पड़ा 16 आया, 2 का टेबल 2 टाइम पड़ा 4 आया, तो 1 इसको दे दिया, ये हो गया 14। 2 का टेबल 7 टाइम पड़ा तो 14 हो गया, 0 एडेड है। फिर अगेन कटिंग हो रही है, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ो, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ो तो 44, 2 का टेबल 1 टाइम, ये 6 है, 2 2 3 6, 1 आया, 2 5 10, 135 इज डिवाइडेड बाय एंड 135 एंड डिवाइडेड बाय 44। तो ये आपके पास करंट आया है और ये एम्पेयर में आएगा, तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। आपकी बुक में डिवाइड करके निकाला है तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3.068। याद रखिएगा सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर से ही निकालना सीखा करें, अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना किया करें आप लोग। ठीक है जी, आपकी आगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो भी आपके पास आएगी सब कुछ आएगा, तो हमने इसको सब कुछ कैलकुलेटर से नहीं, सिंपल कैलकुलेटर से ही करना है। लॉग के टेबल में हमने देखा कि लॉग साइंटिफिक में तो आप सब कुछ कर सकते हो ना, लेकिन हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अब 9 वालों को अलाउ नहीं है तो मैट्रिक वालों को भी अलाउ नहीं है आगे। ठीक है जी, मैट्रिक के बाद अलाउ होता है, तो आप इसको नोट कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब हमारे पास मेजर इन फुट कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर इन्होंने रिलेशन बताया है कि जो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी है, अब यहाँ पे आपने यूनिट्स खुद लगाने हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप आई से रिप्रेजेंट कर लो। वो कह रहा है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है,
वो हमारे पास आई जो है वो फुट कैंडल्स में यूनिट है। ये फुट कैंडल जो है ना, ये हमारे पास इंटेंसिटी का यूनिट है। इतनी चीज़ ये जो दी गई है, वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज़ के, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस होता है डी। डी ले लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल, तो डी हम कह देते हैं, सपोज कर लें डी। आप लिख भी सकते हो, आगे कह रहा है डी स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख भी लो कि आपने डी क्यों लिखा है। अब यहाँ लिख लो कि आई आपके पास जो है आपने लिखा है इंटेंसिटी, यहाँ लिख लो ऐसे करके ना, यहाँ पे आप लिखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपने आई लिया है, आई मतलब इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। और जबकि दूसरी चीज़ जो है आपके पास है डिस्टेंस, जो है आप जो आप डिस्टेंस ले रहे हो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए ना आपने यूनिट किस तरह लिया है। डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स, SOURC, ये हम ले रहे हैं डिस्टेंस, हम डी ले रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए हमने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट ऑफ सोर्स, जो भी दी गई है। आगे क्या कह रहा है, सपोज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बल्ब इज, कितना छोटा सा सवाल, कोई आगे कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन थी, घुमा फिरा के दिया था बच्चों को, बस इसमें ये लॉजिक थी कि भाई यूनिट नहीं था, बच्चे क्या रखेंगे, परेशान हो जाएंगे। हम क्यों परेशान होंगे, नहीं होने देंगे इंशाल्लाह आपको परेशान। यहाँ आई आया, ये आपके पास कंडीशन है, कंडीशन को इक्वेशन बनाओ। ये आपके पास जो है, आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन हटाना है और लगा देना है कांस्टेंट वेरिएशन, और ये हो जाएगा 1/d²। ठीक है जी, अब हमें करना है यहाँ पर क्या, इसको नाम दे देना है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और हमने कहा जी के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हर दफ़ा की तरह वही पुरानी वाली स्टोरी। अब क्या करना है, नाउ हमने करनी है पुट वैल्यू, किसकी वैल्यू करनी है, के फाइंड करना है, आई और डी तो होगा। अब देखते हैं आई डी क्या है यहाँ पर, यहाँ पहचानना है। देखिए जी, सपोज इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई बल्ब इज 0.8 फुट कैंडल्स। फुट कैंडल मैंने कहा था ना, आई का यूनिट है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। आगे क्या कह रहा है, एट द डिस्टेंस, डी दिया गया है 3 मीटर्स, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और 3 दिया है। आप यहाँ से पहचानोगे कि ये डी है और ये आई है। देखो जब आपको ये चीज़ बनाना आ जाएगी, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही होता है। नाउ पुट आई इज इक्वल्स टू 0.8 फुट एंड डी इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इतना बड़ा आगे तक नहीं कर रही मैंने, आगे दूसरा भी सॉल्व करना है, यहाँ लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए। जब हम 1 में पुट करेंगे तो 1 है 0.8 इंटू K1/D, डी है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 9। अब हमें क्या करना है, के को हमें जो है वहाँ पर रखना है, यहीं रखना है और 9 को उस तरफ लेकर जाना है। तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, 0.98 को मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से, तो के अकेला हो जाएगा। 0.8 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 0.72, ये आएगी के की वैल्यू। तो के हमेशा किस तरफ लिखना चाहिए, लेफ़्ट साइड पर। ठीक है जी, ऐसे करके। अब के की जो वैल्यू आई 0.72, हम इसको कह देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम 1 में पुट कर देंगे। यहाँ से डी मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, डी एंड डी इज़ 3 मीटर। ठीक है जी, ऐसे लिख दीजिए ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन सके। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए। आई 0.8 और 3 मीटर। ठीक है जी, मैंने 1 में पुट कर दिया था। अब इसको मैं करने लगी हूँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट, क्या, के की वैल्यू आई, यहाँ पे आके लिखा करो, ऐसे 1 में पुट करेंगे और क्या रखना है, आई है आई इज इक्वल टू के की वैल्यू रखनी है, तो आई अपनी जगह रहा, के की वैल्यू 0.72। ठीक है जी, और 1/d²। कितना आसान था, सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सब में वही कहानी, कंडीशन से इक्वेशन बनानी, इक्वेशन से के की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। फिर इक्वेशन नंबर 2 जो आएगी उसमें जो लास्ट की वैल्यू नंबरिंग जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो पुट कर लेना है। ठीक है जी, अब क्या करना है, इसका मतलब हमें अब आई और डी दिया गया होगा। देखो, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपके पास क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी। ठीक है, बिल्कुल आई फाइंड करेंगे। और क्या कह रहा है, जबकि लेवल एट 8 मीटर, इसका मतलब डिस्टेंस, ये आपके पास डिस्टेंस दिया गया है 8 मीटर। तो नाउ पुट
डिस्टेंस डी इज़ इक्वल्स टू 8 मीटर इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। I इज़ इक्वल्स टू 0.721 और D आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर है, ये होता है जनाब 64। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी, 0.72 जो है सब कुछ अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ आ जाओ, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा और डिवाइड कर दो कि 64 से तो वही हो जाएगा 0.72 डिवाइडेड बाई 6। उठा लो कैलकुलेटर, 0.72 लिखें, प्रेस करें, डिवाइड 64 तो आ जाएगा 0.01125 और यूनिट इसका है फुट कैंडल्स जनाब। चलिए जी, इसको कर दें एक मिठाई के डब्बे में बंद। हो गया का ना जनाब, स्क्रीनशॉट ले लें, पेंसिल को अभी साथ साथ रखा करें, साथ साथ सॉल्व किया करें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आपके पास जनाब क्वेश्चन नंबर 3 है। द स्ट्रेंथ आपके पास एस दी गई है, कह रहा है ऑफ रेक्टेंगल बीन कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रीथ बी। अच्छा, यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई वगैरह की कहानी आ गई है जी। अब ब्रेथ आपके पास जो भी दी गई है वो दी गई है जी जनाब। यहाँ पर जो बी दिया गया है वो कह रहा है यहाँ पे रिलेशन है और फिर रिलेशंस के बाद इक्वेशन बनाएंगे, सेम एज इट इज़ वही वाला है। अब क्या कह रहा है जो आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो स्ट्रेंथ है ना एस रेक्टेंगल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्या कह रहा है, वेरियस डायरेक्टली एज द, यहाँ पर आपके पास दी गई है ब्रेथ। ब्रेथ को कहते हैं जनाब आपके पास यहाँ पे चौड़ाई और डेप्थ दी गई है गहराई। ठीक है जी, इसकी चौड़ाई स्ट्रेंथ जो है उसकी चौड़ाई के कितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आगे क्या कह रहा है, एंड द स्क्वायर ऑफ डेप्थ डी। एक और कंडीशन दी गई है, दोबारा कह रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, मतलब आपके पास गहराई के। तो डेप्थ को हम कह दें जनाब डी। ठीक है, डी दिया गया भी है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और कह रहा है स्क्वायर ऑफ द डेप्थ को हमने स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्यूबिक कहेगा तो क्यूब लगाना पड़ेगा। इन चीज़ों को देखना है बस आपने। आगे क्या कह रहा है, इफ़ आ बीन 9। अब भी आगे कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 ही कंडीशंस थी। चलो जी, मैंने कुछ इन्वर्सली भी आ जाएगा। चलो जी, आगे हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी और डी का स्क्वायर। इसको हमने कह दिया जनाब कंडीशन है, इक्वेशन भी इसी में बना लेते हैं इधर ही। ठीक है, इज इक्वल्स टू के, साइन हटेगा तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद देखेंगे कि इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाली कहानी सब में है। अब के की वैल्यू पुट करनी है, नाउ पुट। अब इसका मतलब के की वैल्यू निकालनी है तो एस भी होगा, बी भी होगा और डी भी होगा। अब देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या गया है, इफ़ अ बीन 9 सेंटीमीटर। अब ये जो 9 सेंटीमीटर दिया गया है ना हमारे पास, ये जो ये दिया गया है ये बीन, ये बी है, वाइड है, मतलब वाइड आपके पास क्या है, ये यहाँ पे हम लगा लेते हैं बी है। ठीक है जी, जो कि आपके पास यहाँ पर ब्रेथ दी गई है, तो हमें ये यूनिट वगैरह साथ लगाने पड़ते हैं, हमें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो ये वाइड दिया गया है ना ये बी है बेसिकली। ठीक है, जो कि ब्रेथ है आपके पास यहाँ पर दी गई है। ये कितनी दी गई है, इसकी चौड़ाई आपके पास दी गई है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और फिर आगे क्या रहा है 12 सेंटीमीटर डीप, गहराई, डेप्थ होता है ना, डेप्थ डिप एक ही चीज़ है ना, डीप ये है डी, जो कि कितनी दी गई है आपके पास 12 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है पाउंड्स। अभी जो पाउंड्स है ना ये स्ट्रेंथ है, ये आपके पास है पाउंड, इसका यूनिट पाउंड दिया गया है और ये कितनी दी गई है आपके पास 1200। तो हम इसको किससे लिखेंगे, स्ट्रेंथ को एस से लिख लेते हैं और जो कि दी गई है 1200 पाउंड्स, हम इन इक्वेशन नंबर 1। ये सारी चीज़ें हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। वो आपके पास एस है वो है 1200, के फाइंड करना है, बी जो है वो दिया है 9 और बराबर में है डी, डी है 12 और 12 के ऊपर है स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पर से मल्टीप्लाई का रिलेशन है ऐसे। ये आपके पास हो जाएगा 1200, ये है के, 9 अपनी जगह पर है। अब 12 का जो स्क्वायर है ये होता है 140। अब नेक्स्ट में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, 1200 अपनी जगह पर रहेगा, हमें क्या करना है 9 और 144 है, इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई इनके काम करते हैं, पहले डिवाइड में ले जाते हैं, अगर कटिंग हो रही हो तो काट देंगे। देखो ऐसे हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास 1200 है, एक काम करते हैं भाई के इस तरह 1200 और ये आपके पास डिवाइड में चला जाएगा 9 × 144। अब के को उसी तरफ ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब हम अगर 2 से काट लेते हैं, देखो कैसे काटेंगे हम 2 से,
देखो 2 का टेबल यहाँ आपके 12 से भी कर सकता है। देखो 12 का टेबल 1 टाइम पड़ा, 12 आया, 12 का टेबल 1 टाइम, 12 2 इधर आया, 24 हो गया। तो 2 टाइम ऐसे ही है ना, 12 का टेबल 2 टाइम पढ़ो तो 144 भी आता है। और सिंपल 12 से भी करोगी, बेसिक से भी कटेगा। ऊपर बच जाएगा 100 और नीचे बच जाएगा आपके पास इस तरह, खिचड़ी ना बन जाए, इधर ले आती हूँ। ऊपर है 100 और नीचे है आपके पास 9 × 12। ये मज़ीद कट रहा है, वहाँ जगह नहीं इसलिए इधर काट रही हूँ। देखो ऐसे 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ो 12 आता है, 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ा 10 आया, 0 एडेड है। अभी भी कट रहा है। 2 का टेबल 3 टाइम 6 और 2 का टेबल 2 टाइम 4 और 1 2 5 10। ऊपर 25 है, नीचे 3 है और यहाँ 9 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इसके बाद ये स्टेप है। अच्छा जी, इम्प्लाइज दैट। और 9 का टेबल 3 टाइम पढ़ा तो आया 27। तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 25/27, जिसको आपने करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। 1 आपके पास ये रही ऊपर बैठी हुई है। ठीक है जी, हम कर देते हैं 1 में पुट। तो 1 में पुट करने से क्या होगा, आपके पास s = k की वैल्यू है 25/27 b और d का स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, जब k की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे कंडीशन में क्या दिया गया, आगे कह रहा है बीम जो है आपके पास, जो b है वो 12 सेंटीमीटर है वाइड, ठीक है। और आपके पास जो है यहाँ पर कहाँ है, सॉरी, वेट ऑफ बीन और कितना 12 सेंटीमीटर वाइट। यहाँ पे बी दिया गया है आपके पास 12 सेंटीमीटर और डेप्थ जो है यहाँ पे देखो, डेप्थ है ना, ये आपके पास कितना दिया गया है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ बी = 12 सेंटीमीटर एंड डी = 9 सेंटीमीटर। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, 2 में पुट कर देंगे तो 2 में s = 25/27, b आपके पास है 12 और d आपके पास है 9 का स्क्वायर। ठीक है जी, 25/27 ऐसे ही रहा। 12 अपनी जगह पे, 9 का स्क्वायर होता है 81। कटिंग हो तो काट दो। देखो 9 से कट रहा है। वैसे तो ये कैसे कट रहा है, अगर मैं यहाँ पर 3 टाइम काटूँ 27 और 9 टाइम काटूँ तो ये आता है 81। ठीक है, आगे भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये आपके पास 25 हो गया। 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 75 आता है और यहाँ पर है 12। तो 75 को 12 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, कर देख लेते हैं। 75 और 12, 5 2 जा हो जाएगा 10 और यहाँ पे आपके पास 7 है, 14 1 हो जाएगा 15, 1 5 जा 5, 1 1 जा, अच्छा यहाँ पे 7 था, 1 7 जा 7, 0 5 5 10 7 8 और 1 9, 900 आपके पास है। और s दिया गया है तो यहाँ लगाएंगे यूनिट पाउंड, जो कि स्ट्रेंथ है। चलो जी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है लेबर कॉस्ट सी। लेबर जो है ना, कॉस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, कॉस्ट सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ कह रहा है जॉइंटली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन एज द नंबर ऑफ वर्कर्स। उनके जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं n दिया गया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आगे कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। दो कंडीशन है, दोबारा कह रहा है कि लेबर कॉस्ट जो है वो एवरेज नंबर ऑफ डेज के भी डायरेक्टली। ठीक है, सेकंड कंडीशन में भी वो यही कह रहा है कि जो आपके पास लेबर की जो कॉस्ट है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज़ के, एवरेज नंबर ऑफ डेज़ के। दो कंडीशंस हो गई। आगे कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, अगर 100 वर्कर्स कॉस्ट 100 वर्कर्स हो 15 डेज इन 900। तो ये पूरी कंडीशन आपको बताते हैं। पहले एक काम करते हैं कि इन दोनों का आपस में इन रिलेशंस को एक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एन के भी और डी के भी। एन जो है यहाँ पर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, और डी जो है ये एवरेज नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। ठीक है जी, इसको हमने इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए इस कंडीशन को तो हमें यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी हटानी पड़ेगी। साइन ऑफ यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा कांस्टेंट के, और ये हो जाएगा एन डी। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और आगे कह देंगे के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सी और एन डी की वैल्यूज़ गिवन होंगी। यहाँ कह रहा है कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, ये कॉस्ट, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, ये आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर n दिया गया है आपके पास 100 और 15 डेज दिया गया है d, और ये जो 900 दिया गया है ये आपके पास कॉस्ट है। तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ n जो है वो 100 वर्कर्स हैं
तो आपके पास ये जो n है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो 100 है और डेज़ दिया गया है, d दिया गया है आपके पास 15 डेज़, ठीक है जी। और आगे क्या कह रहा है, इन 900 मतलब कॉस्ट दी गई है, c है, कॉस्ट दिया गया है आपके पास कितना 9,000 मैंने कह दिया 9,000 रुपीज़, तो रुपीज़ ज़्यादा कॉस्ट ना उसमें होगी। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कॉस्ट एल भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा लिख लीजिएगा, ठीक है जी। इनको करना है हम सबको पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखो सी आपके पास कितना है 9,000 है, के अपनी जगह है, एन आपके पास 100 है और डी जो है वो आपके पास दिया गया है 15 डेज़। सिंपल मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास 100 है और ये आपके पास 15 है, तो अब सिंपल 1500 ही आ जाएगा ना। 15 वन जा क्या होता है 15 होता है जी, 2 है, 0 ऐड कर दो, इसमें क्या मुश्किल है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9,000, के हो जाएगा इस तरह, ये हो जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाय 150। फ़िलहाल 150 उस तरफ जा रहा है लेकिन मैंने इसको अरेंज कर लिया है इधर ही। अच्छा, इतना तो मैं आप लोगों को गाइड कर चुकी हूँ। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, नीचे 15 है, ऊपर 19 है, तो कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 3 से काट लो पहले, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पर देखो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6 आएगी। हमने इसको करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 1 कहाँ है, ये रहा जी। सी इज़ इक्वल्स टू के की जगह 6 आ जाएगा और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आगे कंडीशन में क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट लेबर। अगर कॉस्ट लेबर आपके पास कितनी, कॉस्ट लेबर आपको फाइंड करनी है किसकी, 300 वर्कर्स की, और कितने दिन में, 20 दिन में। तो आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास यहाँ पर दिया गया है, डेज भी दिया गया है, और आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, सी फाइंड करना है। यहाँ रिक्वायर्ड में आपके पास सी है जो हमें फ़ाइंड करना है, और वर्कर्स दिए गए हैं आपके पास n। अगर वो कह रहा है 300 वर्कर्स हों, यहाँ पर आ जाओ, वर्कर्स जो है वो आपके पास कितने हैं 300 हों, और डेज़ आपके पास 20 हों, 20 डेज़ हों, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, ये चीज़ पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सी और डी पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से, 2 में पुट कर देंगे तो ये सी फाइंड हो जाएगा। 6 अपनी जगह है, एन है 300, डी है 20, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई पहले कर लो तो ये होता है 6 को 3 से कर लो, ऐसे भी कर लो, कर सकते हो। 6 12, 12 को 3 टाइम कर लो, ये 3 को 6 टाइम कर लो आपस में, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 3 6 18, 18 दूनी आपके पास होता है 36, मतलब 36, और 2 0 ये है और 1 0 ये है। कैलकुलेटर से करना चाहो तो बेटा कर लो, कैलकुलेशन अच्छी हो तो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, यहाँ पर एक बात भी मैंने आप लोगों को बतानी थी कि आपकी बुक में जो है ना, यहाँ पे कुछ 1 0 का इजाफा और हो रहा है, कुछ 3 लाख और कुछ 60,000 कुछ आ रहा है, जबकि वो गलत है, ठीक है जी। इसका राइट जो डेटा दिया गया है, इसका राइट आंसर और राइट सोल्यूशन ये है जो मैंने आपको बताया, और ये रुपीज़ में है, ठीक है। मेरे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है। कह रहा है द सेल टैक्स ऑन अ परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरियस डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। अच्छा, ये क्या कह रहा है, आपके पास जो सेल टैक्स है ना, मतलब जो न्यू कार का जो आपके पास की जो कार प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सेल टैक्स के, ठीक है जी। कैसे, न्यू कार यहाँ लिख लो, आप इस तरह भी कर सकते हो। उसका सोल्यूशन आप कहो कि आपके पास जो सेल टैक्स है, जो आपने सेल किया है ना, उसका जो टैक्स है, सेल टैक्स से टी लगा लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके प्राइस के ना, तो ठीक है ना। आगे कंडीशन में क्या कह रहा है, सिर्फ इतनी सी बात की और कुछ भी नहीं की, बाकी कंडीशन कुछ और बता रहा है। आगे कह रहा है इफ़ अ न्यू कार इज़ परचेज, अगर वो बंदा एक न्यू गाड़ी खरीदता है, कोई भी बंदा है, तो अगर वो इतने की गाड़ी खरीदता है और उसके ऊपर ये 40,000 रुपीज़ का टैक्स लग रहा है, अगर वो गाड़ी ख़रीदता है इतने में तो कितना टैक्स लगेगा, कर लेते हैं आगे इसको। देखो शायद इसने कहा सेल टैक्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्राइस के, इसको मैंने कह दिया ये एस है, इसको मैंने कह दिया ये पी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू के और पी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और मैंने कहा कि के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसको हमने क्या करना है, अभी के की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कहूँगी नाउ पुट, आपके पास क्या करना है, यहाँ पर के निकालना है, एस और पी गिवन है, ठीक है ना। तो आपके पास एस क्या चीज़ गिवन है, यहाँ पर आपके पास एस जो है ये 40,000 है, जो आपके पास सेल टैक्स है 40,000, ठीक है जी। और आपके पास यहाँ पर जो प्राइस है पी है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है
कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 से ही लगा लीजिएगा ज़ीरो। ठीक है, इतना है। तो हमें फाइंड करना है पहले के की वैल्यू, तो हम कहेंगे इसको पुट इन 1 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000, 3 ज़ीरो आ गए। के और पी की वैल्यू दी गई है 2,0,0,0,0,0 करना है यहाँ पर के की वैल्यू को फाइंड। तो यहाँ पर ये 40,000 के नीचे पूरी वैल्यू चली जाएगी। ज़ीरो ध्यान से लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं इसके अंदर। ठीक है जी, 3 और ये 4 ज़ीरो, तो मैं इसको काट दूँगी यहाँ तक। ठीक है जी, ये पूरे यहाँ 4 बचा और यहाँ 200 है, तो कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। कटिंग कर लो। कैसे कटिंग करेंगे इसकी? कटिंग करेंगे हम, करेंगे 4 से। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 0, तो ये हो जाएगा 1/50। पी की के की वैल्यू आ जाएगी 1/50। तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है। तो S = K है 1/50 और आपके पास है यहाँ पर P। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसने हमें 2 चीज़ें बताई थी। आगे कह रहा है हाउ मच सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या होगा अगर वो न्यू गाड़ी ख़रीदता है, इसकी प्राइस जो है ये 28 और आगे 50 लगे, इतनी हो तो उसके का हमारे पास जो है वो सेल टैक्स क्या होगा। सिंपल हम क्या करेंगे, 1/50 रखेंगे और P की वैल्यू गिवन है 28। तो यहाँ लिख भी लो, नाउ पुट गिवन दी हुई है ना वैल्यू, नाउ पुट P = 2 8 1 2 3 4 5। इसका आंसर भी बुक में गलत है। अच्छा, पुट इन, मैं वो करके दिखाती हूँ इन, और प्रूफ भी दूंगी, इन इक्वेशन नंबर 2। देखो ऐसे 1/50 और 2 8 1 2 3 4 5, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया और यहाँ आपके पास जो है मेरा बेटा 5 है और यहाँ आपके पास जो है ये कटेगा, 5 से कट सकता है। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 3 आया 30, 5 6 ज़ा 30 और आगे आ जाएगा 1 2 और 3 ज़ीरो आ जाएंगे, 3। हाँ, दोबारा देख लो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है 4 ज़ीरो। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमने करना है। तो हमने कहा 5 1 ज़ा 5 और यहाँ हमने कहा इसको 5 5 ज़ा 25, 3 इधर चला गया तो ये 30 हो गया, 5 6 ज़ा 30। ठीक है जी, और हमारे 3 ज़ीरो आ जाएंगे। हाँ देखो, ये 5 6 और 300, 56,000 आ रहा है। इसके प्राइस का आंसर आ रहा है 56,000 और आपकी बुक में आंसर में 1 ज़ीरो कम है। ठीक है जी, तो आप देख लीजिएगा इसको और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस के साथ, जिसमें हम आपको MCQs बहुत डिटेल में बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर किया करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब रिव्यू एक्सरसाइज में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।